वेलकम टू माय चैनल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लगता है, किन केसेस में लगता है और उसको कैसे लगाना है, और फिर एक बार हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है तो उसको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और किन कंडीशन पे लगाना होता है ये, तो उसको हम एक एक करके इस वीडियो में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर हमने सबसे पहला वीडियो बनाया था रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। तो एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं क्योंकि ये चीज़ उससे ही लिंक्ड है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि मान लो कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, सपोज ये आपका पास कॉइन है, इस कॉइन को मैंने टॉस किया तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो हेड या टेल हो गए। तो हमारे पास सबसे पहले किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन आपका सैंपल स्पेस होगा। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होगा जिसका डोमेन आपका सैंपल स्पेस होगा और उसका जो कोडोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, ये तो आपका रैंडम वेरिएबल हो गया। अब रैंडम वेरिएबल भी डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस दो टाइप के होते हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किसे बोलते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसकी कोई ना कोई रेंज होगी। सपोज रेंज ऑफ एक्स जो आ रही है ना, उसका सेट आपका ऐसा आ रहा है x1 x2 डॉट 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 xn डॉट 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 एंड सो ऑन। मतलब एक इंटरवल नहीं आ रहा, आपका एक डिस्क्रीट सेट आ रहा है। अगर रैंडम वेरिएबल की रेंज एक डिस्क्रीट सेट आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बाद हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर आपका डिस्क्रीट है तो उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल दो या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल दो, डेट इज सेम। ये हम कर चुके हैं लास्ट की वीडियो में। मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो एक बार वो भी देख लेना अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या बोलते हैं, जो हमने रैंडम वेरिएबल की जो हमने रेंज निकाली ना, ये x1 x2 xn, हम एक बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स के अंदर हम जो ये रैंडम वेरिएबल x है उसकी जो भी रेंज आ रही है पॉइंट्स वो लिख देंगे यहाँ पे x1 x2 एंड डॉट 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 xn, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। मतलब कि x1 पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है वो हम यहाँ लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1। x2 पे क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है वो यहाँ लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn। तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने किया था। इसके आगे हमने इसका मीन और वेरिएंस भी पढ़ा था कि अगर आपके पास पीडीएफ है उसका तो मीन कैसे निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसको इससे एंड सो ऑन। मीन कैसे निकालना है, वेरिएंस कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने सबने कर लिया था। अब देखो, अब आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आप ये देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। जैसे ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ना, तो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको आप ऐसे मान के चलो कि जैसे फंक्शन तो आप कोई भी डिफाइन कर सकते हो। सपोज मैंने एक फंक्शन f(x) डिफाइन कर लिया। f(x) सपोज मैंने x sin x प्लस कोस x माइनस एक्स क्यूब, ऐसे करके मैं कुछ भी फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है। बट कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन होते हैं जिसको हम अलग से स्टडी करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथम फंक्शन हो गया। अगर मान लो एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ gx, जैसे gx इक्वल टू सपोज log x है, ये फंक्शन हो गया, या gx इक्वल टू sin x हो गया या cos x हो गया। तो ये भी एक टाइप के फंक्शंस हैं, इनको हम अलग से स्टडी करते हैं क्योंकि ये काफ़ी जगह पे यूज़ हो जाती है। ठीक है। सेम जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है इस टाइप का। बट जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेसिफिक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्पेशल केस में अगर आपकी कुछ स्पेशल कंडीशन होती है तो वहाँ पे आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग जाता है। तो इसलिए हम ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अलग से स्टडी करते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अब लगता कहाँ है, किन सिचुएशन में लगता है, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, ये एक तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब कोई ना कोई रैंडम वेरिएबल होगा x का रैंडम वेरिएबल के बाद उसका कोई सैंपल स्पेस बनेगा, फिर उसकी आप रेंज बनेगी, फिर उसका पीडीएफ बनेगा। तो अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेसिफिक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो स्पेशल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जो हम आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हम इसको आगे करते हैं। अब देखो इसको लगाना कहाँ है, किन केसेस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। ठीक है। अगर आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स। मान लो आपके पास जैसे ये एक कॉइन है। ठीक है। इस कॉइन में हेड है और टेल है। अगर इस कॉइन को मैं, क्वेश्चन मेरा ऐसा हो कि मैं इस कॉइन को उछालूँ, टॉस करूँ और क्या प्रोबेबिलिटी की हेड आ जाए, आपको पता 1/2 होगी। अगर ये अनबाइस्ड कॉइन है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है टेल आ जाए, 1/2, क्योंकि ये अनबाइस्ड कॉइन है, ठीक है। बाइस्ड होता तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती थी, ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन ये है
कि मैं इस कॉइन को, ध्यान से सुनना, इस कॉइन को अगर मैं 10 बार टॉस करूं, क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट वी गेट 3 हेड्स, मुझे 3 हेड्स मिल जाए। इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसको मैं 10 बार अगर टॉस करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 हेड आ जाए, या फिर मैं इस कॉइन को 100 बार टॉस करूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 50 बार टेल आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 90 बार टेल आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे आर सक्सेस मिले इन एन ट्रायल, जहां पर भी ऐसी सिचुएशन लगेगी वहां पे आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। क्लियर है, मतलब कि अगर मान लो एक तो ये तो एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम आगे और देखेंगे। जैसे मान लो एक डाई है, ठीक है, मैं डाई को रोल कर रहा हूँ, डाई को मैं रोल करता हूँ, सपोज मैं 10 बार रोल कर रहा हूँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 में से 6 बार मेरे को 5 नंबर मिल जाए। ठीक है, मान लो जैसे दूसरा क्वेश्चन एक देख लो कि मान लो कि आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके 10 एग्ज़ाम हैं, ठीक है, आपके इस सेमेस्टर में 10 एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, 10 एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, क्या प्रोबेबिलिटी है 10 में से 4 में फेल हो जाऊँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपका आए ना कि n नंबर ऑफ ट्रायल में आपको r नंबर ऑफ सक्सेस मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पर सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि वहां पे आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगने वाला है। ठीक है, क्या होता है, कैसे लगाना है, वो बात की बात है। अभी आपको ये देखना है मोटा मोटा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लगता है। सिंपल सी चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट को 100 बार कर रहे हो और 100 में से आपको 90 बार सक्सेस मिल जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े, तो वहाँ यू यूज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर डिटेल में जाते हैं कि ये तो मैंने एक मोटा मोटा तरीके से आपको बताया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लगता है, जहाँ पे आपके पास एक एक्सपेरिमेंट को आप दोहराते हो n बार और उस n बार में आप चाहते हो कि r बार आपको सक्सेस मिल जाए, इस की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो वहाँ पे हम बाइनोमियल लगाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डीप में जाकर हम देखते हैं कि और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए बाइनोमियल लगाने के लिए। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन देखो, सबसे पहला क्या कंडीशन है, आपके पास टोटल 4 कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो या फिर रियल लाइफ में भी आपको अगर प्रोबेबिलिटी आपको चेक करनी है किसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आपको क्या करना है, आपके पास बाइनोमियल लगाने के लिए 4 प्री कंडीशन होनी चाहिए। ये 4 कंडीशन होगी तो ही आप बाइनोमियल उसमें लगा सकते हो, तो ही बाइनोमियल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो आपका वैलिड होगा। ठीक है, तो एक एक करके सारे को हम एनालाइज करते हैं। पहला क्या है कंडीशन, फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, वो उसके फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए। मतलब कि जैसे कॉइन है, अगर मैं बोलूँ कि 100 बार टॉस करूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी की 10 बार हेड आ जाए, तो मतलब कितनी बार आप परफॉर्म कर रहे हो इस ट्रायल को, 100 बार। मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके n होने चाहिए, वो फिक्स्ड होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे देखना है कि मान लो इंडिया का मैच है, ठीक है, इंडिया मान लो 10 मैच खेलती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 बार वो हार जाए। ठीक है, तो उसका मतलब कितने मैच खेल लिए, वो 10 मैच खेल लिए। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होती है ना, उसको हम n से डिनोट करते हैं। n जो है आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होने चाहिए वो आपके फिक्स्ड होने चाहिए। ठीक है, उसको हम n से डिनोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब देखो, ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, मतलब देखो जैसे कि मान लो कि ये कॉइन को मैं 10 बार टॉस करता हूँ और मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, सपोज 8, मैं 10 बार टॉस करूँ तो 8 बार मेरा हेड आ जाए, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको जो 10 बार टॉस करूँगा ना, तो जो मैं पहली बार टॉस करूँगा, सपोज मेरे को हेड मिल गया, जब मैं इसको सेकेंड बार टॉस करूँगा ना, तो वो पहले वाले टॉस से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मतलब कि मैं इसको सारे ट्रायल यहाँ के इंडिपेंडेंट है। मतलब कि मैंने इसको 10 बार टॉस कर रहा हूँ, सपोज कॉइन को मैं 10 टाइम्स जो है मैं इसको टॉस कर रहा हूँ सपोज। ठीक है, तो पहली बार मैंने जब टॉस किया, सपोज मेरा हेड आ गया, दूसरी बार मैं जब टॉस करूँगा ना, तो वो उसका पहले वाले ट्रायल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब पहली बार हेड आया, इसका मतलब ये नहीं कि पहली बार हेड आया तो और चांस बन जाएगी सेकंड बार हेड आने के। हो सकता है सेकंड बार आपका टेल आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट बार भी आपका टेल आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट बार आपका हेड आ जाए। मतलब कि ईच ट्रायल आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब कि जो सेकंड ट्रायल की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो फर्स्ट वाले ट्रायल से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते, मान लो आप कोई 10 बार टॉस करो, हो सकता है कि आपका 9 बार लकीली आपका हेड आ गया। ठीक है, 9 टाइम्स सपोज हेड आ गया, तो भी जब आप 10वीं बार उसको टॉस करोगे ना, तो
इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कि पिछली 9 बार हेड आया तो अगली बार 10th में करने पर वो हेड ही आए या हेड के ज़्यादा चांस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि हर एक ट्रायल आपका हो सकता है 10th ट्रायल आपका टेल आ जाए, ठीक है। जैसे कि आपका होता है ना कि कई बार सारे ट्रायल इंडिपेंडेंट नहीं होते, जैसे मान लो कि आज बारिश आई, कल बारिश आई, तो परसों हो सकता है कि 2 दिन से बारिश हो रही है, तीसरे दिन बारिश आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड ट्रायल है वो पहले से इन्फ्लुएंस हो रहा है थोड़ा बहुत। बट आपका ट्रायल इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट, मतलब कि जब पहला बार जो एक्सपेरिमेंट करोगे ना उसमें चाहे कोई सा भी आंसर आए, जब हम दूसरी बार करेंगे ना तो वो पहले वाले से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे इसको मैं 6 बार लगातार अगर टोस्ट करूँ ना, चाहे हेड आए चाहे टेल आए, बट मैं जैसे 7वीं बार मैं टोस्ट करूँगा तो 7वीं बार हेड आए या टेल आए उसका पहले वाले रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारे ट्रायल यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला क्या आपका फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल होने चाहिए, ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, हर एक ट्रायल जो है ना आपका वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कि नेक्स्ट ट्रायल का आउटपुट पहले वाले ट्रायल से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके। ओनली 2 आउटकम्स, वन इज सक्सेस और फेलियर। देखो अब क्या कहता है कि हर एक ट्रायल में, मान लो कि जब मैं कोई ये ट्रायल करूंगा सिर्फ 2 ही आउटपुट होने चाहिए, तो पहले वाले आउटपुट को हम सक्सेस बोल देते हैं, दूसरे वाले आउटपुट को हम फेलियर बोल देंगे। यहाँ पे सक्सेस फेलियर का मतलब वो नहीं है कि सक्सेस मतलब कि आप जीत गए और फेलियर मतलब आप हार गए, ऐसा कुछ नहीं है। 2 आपके आउटपुट होने चाहिए, हर एक ट्रायल में 3 आउटपुट नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो कि मैं ये इसको अगर कॉइन को टोस्ट करता हूँ तो या मेरे को हेड मिलेगा या मुझे टेल मिलेगा, मतलब इन ईच ट्रायल, हर एक ट्रायल में आपके सिर्फ 2 ही आउटपुट होने चाहिए, 2 से ज़्यादा आउटपुट ना हो, ठीक है, हर एक ट्रायल में। जैसे कि मान लो अभी मैंने एक एग्जांपल और लिया था कि हमने डाई को रोल किया, सपोज डाई को हमने रोल किया, तो उसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि 10 बार रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 बार मेरे को नंबर 3 आ जाए, 3 नंबर आ जाए मेरे पास, ठीक है, अब टर्न में 3 आ जाए। अब आपका दिमाग में ये आ रहा होगा, अरे डाई को मैं 10 बार रोल कर रहा हूँ, तो जब पहली बार रोल करूँगा तो नंबर ऑफ आउटपुट तो आपके 6 आ गए, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकते हैं। बट आपको प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, 6 आने की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, नहीं 6 आने ने 3 नंबर आने की, ऑफ गेटिंग 3 आने की आप प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हो ना, तो आपके पास 2 ही आउटपुट यहाँ पे माने जाएंगे। पहली बात, पहला आउटपुट क्या होगा, फर्स्ट आउटपुट नंबर 1, आउटपुट 1 कि आपका 3 नंबर आ जाए, और आउटपुट नंबर 2 क्या होगा यहाँ पे, आउटपुट सेकंड कि 3 आपका नहीं आए, नोट 3, ठीक है। तो सैंपल स्पेस की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि आपके सिर्फ 2 आउटकम्स होने चाहिए जो हमारा प्रॉब्लम स्पेसिफिक है। मान लो कि अगर मैं ये बोलूँ कि एक डाई को मैं रोल कर रहा हूँ, 10 बार रोल कर रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 बार नंबर 1 आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको कैसे देखूंगा, मैं ये देखूंगा या तो मेरे को नंबर 1 मिलेगा या वो नंबर 1 नहीं मिलेगा, मतलब कि 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, इन सबको मैं नोट 1 में काउंट करूंगा, ठीक है। तो या तो मुझे 1 मिलेगा या मुझे 1 नहीं मिलेगा, तो 2 आउटपुट मिल गए मुझे, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम कहाँ लगेगी, जहाँ पे ओनली देयर आर 2 नंबर ऑफ आउटपुट्स, 1 इज सक्सेस एंड 1 इज फेलियर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ आएगा। अभी के लिए आप ये मान के चलो कि हर एक ट्रायल में, क्योंकि हम बहुत सारे ट्रायल करेंगे, हम n नंबर ऑफ ट्रायल करने वाले हैं, ठीक है, और हर एक ट्रायल आपका इंडिपेंडेंट रहने वाला है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि हर एक ट्रायल में जो नंबर ऑफ आउटपुट सिर्फ 2 होने चाहिए, या तो पहले वाले आउटपुट को हम सक्सेस बोलेंगे, दूसरे वाले आउटपुट को हम फेलियर बोलेंगे। नेक्स्ट आती है कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, ठीक है। ये कह रहा है कि मान लो कि जी इस कॉइन को हमने 10 बार अगर टॉस कर रहे हैं ना, ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो जाएंगे, n आपके 10 हो जाएंगे, ठीक है। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल है, ईच ट्रायल इंडिपेंडेंट भी है कि पहली बार मैं टॉस करूंगा चाहे हेड आए या टेल आए, जब मैं नेक्स्ट टाइम टॉस करूंगा तो उसका पहले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पहले चाहे आपका हेड आया तो उसका मतलब ये नहीं कि अगली बार हेड आने की ज़्यादा चांस हो जाएगी, ठीक है। ईच ट्रायल आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो भी हो रहा है इसमें। ओनली 2 आउटकम्स होने चाहिए, 1 इज सक्सेस एंड 1 इज फेलियर। वो ही रहा कि क्योंकि जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा या तो हेड आएगा टेल आएगा, मैं हेड पे इंटरेस्टेड हूँ, मैं हेड को सक्सेस मान लूँगा, टेल आने के लिए को मैं फेल मान लूँगा, तो 2 हो भी रहे हैं। लास्ट कह रहा है कि कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। मान लो कि जब मैं पहली बार जब मैं इसको टॉस करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, सपोज मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ले रहा हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड की जो मेरी प्रोबेबिलिटी सपोज मैं पी ले रहा हूँ, तो पी कितनी होगी यहाँ पे 1/2 होगी। जब मैं इसको नेक्स्ट टाइम जब मैं नेक्स्ट ट्रायल में जब मैं इसको टॉस करूंगा ना, तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आपकी 1/2 ही रहनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब मैं इसको फर्स्ट ट्रायल में मैं अगर मैं
फर्स्ट ट्रायल में इसको मैं टॉस करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/2 है। सेकंड ट्रायल में भी जो है इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस वो आपकी सेम ही आनी चाहिए 1/2। थर्ड में भी सेम आनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो मैं इस कॉइन को अगर मैं 10 बार टॉस कर रहा हूँ तो फर्स्ट ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 है और सेकंड ट्रायल में 1/3 हो जाए, मतलब वो कांस्टेंट रहनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। अगर आपका ये चारों कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब आप वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये करेगा n में से r नंबर ऑफ सक्सेस निकालने की आपको प्रोबेबिलिटी बता देगा। कैसे बताएगा? फॉर्मूला में आगे आएगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं क्या किया हमने। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल होने चाहिए कि आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक से ज़्यादा बार करोगे, बट फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल होने चाहिए। सेकंड क्या कहता है? हर एक ट्रायल आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कि सेकंड ट्रायल में जो आउटपुट आएगा फर्स्ट वाले ट्रायल से कोई लेना देना नहीं है। इवन आप 1000 बार भी कर लोगे ना तो 1001 वाला जो आउटपुट आएगा, जो आपका आंसर आएगा, वो उससे पहले से कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। ओनली 2 आउटकम, हर एक ट्रायल में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, 1 सक्सेस एंड फेलियर। 3 पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, 4 पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ क्या है? कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। हर एक ट्रायल में जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो आपकी सेम होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी है ना सक्सेस की जो है, इवन आप 1000 वाला जो ट्रायल करोगे ना वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये 4 कंडीशन आइडेंटिफाई होगी तो आपको वहाँ बाइनोमियल कंडीशन वहाँ पे लगेगी। बाइनोमियल कंडीशन कहाँ लगती है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक मैंने शुरू में बताया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसका जो पीडीएफ बनेगा क्या बनेगा? यहाँ पे x1 x2 एंड xn और यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी x2 की प्रोबेबिलिटी xn की प्रोबेबिलिटी जो हमने लास्ट में किया था। मतलब हर एक पीडीएफ एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ बनता है, तो बाइनोमियल का जो पीडीएफ होगा वो आपका ऐसे ही बनेगा। अब ये px निकालना कैसे है वो हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये है मेन फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ। देखो अगर आप n नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे हो, r नंबर ऑफ सक्सेस आपको निकालना है, p क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, q है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल, ठीक है। और आपको पता है क्योंकि हर एक ट्रायल के 2 ही आउटपुट है, या फिर सक्सेस होगा या फेल होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस अगर p है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर q है तो p प्लस q का 1 आना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि सबको ऐड कर दोगे तो पॉसिबिलिटीज 1 ही आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर मैं n ट्रायल करता हूँ और उसमें मुझे r सक्सेस मिल जाए, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r, मतलब कि मुझे r सक्सेस मिले n नंबर ऑफ ट्रायल में। जैसे मैं कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ तो अगर मैं पूछूँ क्या मुझे, अगर मेरी सक्सेस हेड आना है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे 6 बार सक्सेस मिल जाए 10 बार ट्रायल करने में, तो उसको कैसे निकालूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 कर दूंगा यहाँ पे। ये इन जनरल फॉर्मूला, अगर n ट्रायल में r सक्सेस मिल जाए तो उसका फॉर्मूला क्या है? NCR का मतलब कि कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है। p की पावर r, p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन ईच ट्रायल। हर एक ट्रायल की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी, एक फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो p की पावर r एंड q की पावर n माइनस r, ठीक है। और आपका जो r क्या होगा? r इज द नंबर ऑफ सक्सेस, r इज द नंबर ऑफ सक्सेस। अब आप बताओ अगर आपके पास n नंबर ऑफ ट्रायल है, मान लो आप 10 ट्रायल कर रहे हो, तो सक्सेस आपकी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? मान लो आप इस कॉइन को मैं 10 बार टॉस कर रहा हूँ और हेड आना मेरी सक्सेस है, तो मेरी सक्सेस क्या हो सकती है? r। या तो मुझे एक भी सक्सेस नहीं मिलेगी, या मुझे 1 मिलेगी, या 2 मिलेगी, ऐसे करते करते, या मुझे पूरी 10 मिल जाएगी, मतलब पूरी मुझे n मिल जाएगी। r आपका n से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भाई मैं इस कॉइन को 10 बार टॉस करूँ और 11 बार हेड आ जाए, वो तो कभी होगा नहीं मेरा। और ऐसा भी नहीं हो सकता, सक्सेस कभी नेगेटिव भी नहीं जा सकती कि मैं इसको 10 बार टॉस करूँ और -1 बार मुझे सक्सेस मिले, ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ, कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? हमेशा इन जनरल अगर आप n ट्रायल में r सक्सेस अगर फाइंड कर रहे हो तो r की जो वैल्यू होगी या तो आपकी 0 सक्सेस मिलेगी, 1 सक्सेस मिलेगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको n सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, इससे हम पीडीएफ बना लेंगे। पीडीएफ कैसे बनाना है? ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे इसको यहाँ करता हूँ, जैसे मेरा x, और इसकी नोटेशन देख लो, x अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो x को कैसे लिखे? x फॉलोज b फॉर बाइनोमियल n एंड p। 2 पैरामीटर होते हैं यहाँ पे, एक तो n होता है, n क्या होता है आपका? नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है आपका, और p क्या होता है? हर एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। और आपको पता है हर एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, तो p क्या होगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल,
इन ईच ट्रायल, हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी पी है। तो फॉर्मूला हमें पता, फॉर्मूला ये है, तो इससे हम क्या पूरा पीडीएफ बना सकते हैं। यहाँ पे जो हम पीडीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं क्या कैसे करते हैं, यहाँ पर हम एक्स लिखते हैं, यहाँ पे हम पी एक्स लिखेंगे, ठीक है। एक्स आपका कितना होगा यहाँ पे 0 1 2 ऐसे करते करते यहाँ पर एन तक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालना है, मतलब कि यहाँ पर मैं फॉर्मूला है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पे निकाल लो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मुझे पीडीएफ में ऐसे ही होता है ना कि यहाँ पे हम पॉइंट्स लिखते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। तो अगर एक्स का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आपको इस फॉर्मूले से ही निकालनी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे एन सी आर की जगह पे 0 पुट करूँगा तो कितना है, एन सी 0 पी की पावर 0 क्यू की पावर n माइनस 0, तो कितना हो गया ये q की पावर n डेट इज इक्वल टू क्यू एन। ऐसे ही मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 निकाल दूंगा यहाँ पे एन सी 1 पी की पावर 1 क्यू की पावर n माइनस 1, इसको कैलकुलेट करके मैं इधर लिख दूंगा। ऐसे करते करते पूरा मुझे यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगा तो मतलब हर एक पॉइंट पे आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई, तो उसका मतलब आपको मीन भी निकाल सकते हो, वेरिएंस भी निकाल सकते हो। एग्जाम में ज़्यादातर आपको पीडीएफ निकालने को आता है, किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालने को आता है, या फिर आपको एटलीस्ट इतनी सक्सेस मिल जाए, एट मोस्ट इतनी सक्सेस मिल जाए, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सीधा एग्जाम्पल पे करते हैं। हमने थ्योरी पोर्शन तो हमने कर दिया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किन कंडीशन में लगता है, कैसे लगाना है उसको, ये हमने सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हमें क्या करना है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं हम सारे के सारे इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपको बाइनोमियल का कोई सा भी दुनिया का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सको, ठीक है। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, 5 बार हम एक कॉइन को, ये कॉइन है इसको हम 5 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, मुझे 3 हेड मिल जाए, मतलब मैं इसको 5 बार टॉस कर रहा हूँ और मुझे 3 हेड मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहली बात है आपको दिमाग में क्या लगा कर आना है, यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि जब भी मैंने बोला ना आपको क्वेश्चन ऐसा है कि इतने ट्रायल में इतनी सक्सेस मिल जाए या इतने ट्रायल में इतना फेलियर मिल जाए, तो सबसे पहले आपको बाइनोमियल के बारे में सोचना है। एक बार बाइनोमियल के बारे में सोचोगे ना तो उसकी जो चारों कंडीशन है वो एक बार सेटिस्फाई करवा दो कि चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चारों कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होने चाहिए। आप कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स एन कितना है, एन नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो गया 5, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, मुझे 3 हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो देखो सबसे पहला पॉइंट होता है नंबर ऑफ ट्रायल आपके फिक्स्ड होने चाहिए, वो फिक्स्ड है। ईच ट्रायल आपका, सेकंड पॉइंट है ईच ट्रायल आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कि पहली बार मैं अगर टॉस करूंगा तो हेड आए या टेल आए, जब मैं इसको सेकंड बार टॉस करूंगा तो हेड आए या टेल आए उसका पहले वाले ट्रायल से कोई लेना देना नहीं है, तो हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट है। हाँ इस वाले क्वेश्चन में तो इंडिपेंडेंट है लग रहा है। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि हर एक ट्रायल में आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए। पहले वाले ट्रायल में आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, सेकंड वाले ट्रायल करूंगा वहाँ पे भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, एंड थर्ड वाले में 1/2 होगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। और कौन सा पॉइंट था आपके, ये रहा आपका फिक्स हो गया। ईच ट्रायल इंडिपेंडेंट भी है, और हाँ 2 ही आउटकम्स होने चाहिए, या सक्सेस या फेलियर, तो यहाँ पर हेड और टेल वो भी है। और हमने फोर्थ वाला पॉइंट तो हमने कर लिया, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी इन ईच ट्रायल, मतलब ये चारों को चारों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब बाइनोमियल यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बाइनोमियल का जो फॉर्मूला होता है उसमें पी क्या होता है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। पी क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किसके बाद में बात कर रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड की बात करें। यहाँ पे कितना होगा 1/2, हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 होनी चाहिए अगर ये अनबर्स्ट कॉइन है, ठीक है। क्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल, वो भी 1/2 रहेगी, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 का 1 होगा ही होगा, ठीक है। अब मुझे क्या कहना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, मतलब मुझे 3 पे कैलकुलेट करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 निकालना है मेरे को, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला आपका क्या था, प्रोबेबिलिटी आर पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, NCR पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर। यहाँ पे मेरा आर कितना है, यहाँ पे मेरा 3 है, तो NC3 n कितना है आपका 5, 5C3 पी की पावर 3 क्यू की पावर n माइनस 3, सारी वैल्यूज दी गई है। तो यहाँ पे निकाल लो कितना आएगा, यहाँ पे 5C3 P इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3 एंड Q कितना है 1/2 की पावर 2। अब इसको मैं कैलकुलेट कर देंगे, तो कैलकुलेट करने पर इसका आएगा 0.3125। सो दिस इज द आंसर, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डाई इज रोल्ड 6 टाइम्स, एक डाई को हम 6 बार रोल कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 6s। ये भी देखो, अगर मान लो 6 आना मेरी सक्सेस है और 6 नहीं आना मेरी फेलियर है, तो 2 आउटपुट्स हो गए, 6 आएगा या 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 नहीं आएगा तो 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, मैं उस सबको फेलियर में लेकर आ रहा हूँ, और 6 आने को मैं सक्सेस मान रहा हूँ, 6 ना आने को मैं फेलियर मान रहा हूँ। तो मैं 6 टाइम्स कोई चीज़ कर रहा हूँ, उसमें से मुझे 2 बार सक्सेस मिल जाए, मतलब यहाँ बाइनोमियल लगने वाली है, तो ठीक है यहाँ पे बाइनोमियल लगाते हैं। सॉल्यूशन, एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके 6 है, ठीक है। ईच ट्रायल आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हाँ ईच ट्रायल इंडिपेंडेंट है कि पहली बार मैं डाई को रोल करता हूँ तो जो भी आता है आउटपुट, चाहे 2 आए या 3 आए, जब मैं नेक्स्ट बार जब मैं रोल करूँगा ना, तो उसका पहले वाले आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड पॉइंट भी सर्टिफाई हो रहा है, ईच ट्रायल इंडिपेंडेंट है। थर्ड पॉइंट क्या होता था कि आपका हर एक ट्रायल में आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस वो आपकी सेम होनी चाहिए, तो 6 आने की सक्सेस जो भी रहेगी वो पहले वाले ट्रायल में भी 1/6 रहने वाली है और नेक्स्ट वाले ट्रायल में भी 1/6 रहने वाली है, सबकी ट्रायल आपकी सेम है, ठीक है। तो अगर हम इसकी सारी कंडीशन देखे जाए, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल है, ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो सक्सेस आएगा सक्सेस नहीं आएगा, और कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल, सारी आपकी वो सेटिस्फाई कर रही है, तो मतलब यहाँ पे हम बाइनोमियल लगा सकते हैं। तो n आपका 6 है। p क्या होता है, p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। यहाँ पे सक्सेस आना क्या है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ना x रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। इसको पूरा लिखने से पहले लेट x क्या है, x इज अ रैंडम वेरिएबल डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्या है, मीन्स गेटिंग क्या, गेटिंग हमारा 6, गेटिंग 6 आना मेरी सक्सेस है। मैं मानो कि x आपका डिनोट द रैंडम वेरिएबल डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो x हमारा n कितना है आपका, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके 6 है, ठीक है। हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस कितनी है, मतलब हर एक ट्रायल में 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 होगी, ठीक है। और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, और q क्या होता है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल, ठीक है। तो q कितना होगा, 6 ना है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी 5/6, 1 - 1/6 भी कर सकते हो, और वैसे भी 6 नहीं आ रहा तो उसका मतलब 1 2 3 4 5 में से कोई भी आ सकता है, तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल कितने 5, तो 5/6 हो गई, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना p + q 1 होना चाहिए, तो p + q करूँगा तो मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 6 आ जाए, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 ये निकालना है। तो बस फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या है आपका, NCR, n कितने हैं आपके यहाँ पे 6, 6c2, p की पावर 2, p इज 1/6, 1/6 की पावर 2, q इज 5/6 की पावर n-2 मीन्स 4। इसको कैलकुलेट करना है, यू विल गेट द आंसर। तो कैलकुलेट करते हैं, तो आपका आंसर आया है 0.2009, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट हैज़ अ 70% चांस ऑफ पासिंग इन एनी सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट है जिसके किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के 70% चांस है, तो उससे एक इन्फॉर्मेशन और मिलती है कि उस स्टूडेंट के फेल होने के चांस 30% है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की भाषा में देखा जाएगा 70% चांस है उसके पास होने के, मतलब 0.7 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल कितनी होगी 0.3, ठीक है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द स्टूडेंट पासिस एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट, मतलब वो 3 सब्जेक्ट में अपीयर हो रहा है तो उसमें से एटलीस्ट 2 में वो पास हो जाए। तो मतलब ये बाइनोमियल जैसे ही लग रहा है कि इतने ट्रायल में से नंबर ऑफ ट्रायल कितने 3, कि 3 में से 2 सक्सेस मिल जाए। यहाँ पर एटलीस्ट बोला है तो एटलीस्ट का मतलब क्या 2 या 2 से ज़्यादा सक्सेस मिल जाए तो हम ऐड कर लेंगे। एट मोस्ट वाला केस होता है 2 या 2 से कम वाला होता तो उसको भी हम पीछे वाले को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट सॉल्यूशन, सबसे पहले कहते हैं लेट x क्या है, रैंडम वेरिएबल, x डिनोट द रैंडम वेरिएबल डिनोट नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो x की क्या रेंज होगी, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने 3 में एग्जाम दे रहा है तो x की वैल्यू या तो एक भी सक्सेस नहीं मिलेगी, या 1 मिलेगी, या 2 मिलेगी, या फिर 3 मिल जाएगी इसको सक्सेस। इसके अलावा तो मुझे कोई मिलेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है।
अब क्या कह रहा है कि इन ईच ट्रायल, मतलब हर एक एग्जाम में उसको सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 70%, मतलब पी कितना है मेरा, पी मेरा 70% है। परसेंटेज को हटाऊंगा, प्रोबेबिलिटी की भाषा में लिखूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.7 मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कितनी है, आपकी 0.7 है। क्यू कितना होगा, 30% होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो 0.3 हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल। ठीक है, अब बाइनोमियल में एक पॉइंट ये भी होता है कि हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट है। ये कह रहा है कि हर एक सब्जेक्ट में 70% चांस है कि वो पास होगा, 30% चांस है वो फेल हो जाएगा। अब मान लो वो 3 सब्जेक्ट में अपीयर हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले सब्जेक्ट में वो फेल हो गया तो दूसरे सब्जेक्ट में भी वो फेल होगा। मैं अगर मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स का एग्जाम दे रहा हूँ, हो सकता है मैं फिजिक्स में फेल हो जाऊँ बट मैं मैथ्स में पास हो जाऊँ, तो फिजिक्स में फेल होने से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि मैथ्स में भी मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, तो हर एक ट्रायल आपका इंडिपेंडेंट है और हर एक ट्रायल में 2 ही पॉसिबिलिटी आ रही है, सक्सेस या फेल, मतलब पास या फेल होने की। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके 3 आ रहे हैं। और मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासिस एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट। ठीक है, एट लीस्ट लिखा हुआ है ना, एट लीस्ट का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 2 निकालना है मेरे को। या तो मैं 2 में पास हूँ या 2 से ज़्यादा में पास हूँ। जब इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, आगे की सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। एक्स की रेंज कितनी है, 0 से लेकर 3 तक जाएगा, 3 से ज़्यादा सक्सेस तो मिल नहीं सकती ना, 3 ही ट्रायल दे रहा है वो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3। तो इसको हम सोल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3c2 पी की पावर 2, पी इज इक्वल टू 0.72 एंड 0.3, 3 - 2 1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 निकालनी है तो 3c3 हो जाएगा यहाँ पे, 3c3 0.7 की पावर 3 एंड 0.3 की पावर 3 - 3 0 मीन्स 3 - 3 0। ठीक है, तो वो तो 0, ये पूरा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाया वो एनसीआर वाला फॉर्मूला यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर हमारा आया 0.784। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफेक्टिव आइटम्स इन मैन्युफैक्चरिंग, अ मशीन प्रोड्यूस 90% ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। 90% एक मशीन है जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस, नॉन डिफेक्टिव आइटम्स मतलब कि जो सही प्रोडक्ट है 90% वो प्रोड्यूस करती है। तो ऑब्वियस ही बात है जो डिफेक्टिव आइटम कितने प्रोड्यूस करेगी, 10%। ओके, इन अ सैंपल ऑफ, हमने 10 का सैंपल लिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 8 नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, मतलब हमने 10 का सैंपल लिया, 10 में से 8 नॉन डिफेक्टिव आ जाए। तो आप ये देख रहे होगे कि जितने भी हमने एग्जाम्पल करे हैं, एग्जाम्पल में भी कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा, कोई हमारा हेड का कॉइन का क्वेश्चन है, कोई हमारा डाई का क्वेश्चन है, कोई हमारा डिफेक्टिव आइटम का है, सेंस सबका सेम है। आपको सेंस क्या दिखेगा, क्वेश्चन में अगर सेंस ये देख रहा है कि एंड ट्रायल में आर नंबर ऑफ सक्सेस मिल जाए, तो वहाँ पे आपको बाइनोमियल के बारे में सोचना, उसके बाद वो जो 4 कंडीशंस थी वो एक बार वेरीफाई कर देनी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एक्स एक रैंडम वेरिएबल लेते हैं, एक्स इज द रैंडम वेरिएबल डिनोट नंबर ऑफ सक्सेस। यहाँ पे नंबर सक्सेस होना क्या है, नॉन डिफेक्टिव आइटम आना सक्सेस है, तो मतलब नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, तो x, तो उससे उसके बाद कितने नंबर ऑफ ट्रायल है, इन अ सैंपल ऑफ 10, 10 हम ट्रायल ले रहे हैं, मतलब हम जो सैंपल ले रहे हैं वो 10 का सैंपल ले रहे हैं। तो पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, इन सबको हम ट्रायल मान के चलते हैं। तो n कितना हो गया आपका, n 10, 10 ट्रायल में से मुझे 8 नॉन डिफेक्टिव आ जाए एग्जैक्टली, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो 10 ट्रायल ले रहे हैं तो x क्या, नंबर ऑफ सक्सेस, 10 ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस के क्या कितने सक्सेस हो सकते हैं, या तो मुझे 1 सक्सेस नहीं मिलेगी, 0 सक्सेस मिलेगी, या 1 मिलेगी, या 2 मिलेगी, मैक्सिमम मुझे 10 मिलेगी। तो x की जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 10 तक में होगी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, हर एक ट्रायल में सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 90%। ये तो गिवन ही है। ठीक है, तो वो कितना है, p इज इक्वल टू 90%, मतलब 0.9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल कितना हो जाएगा, 10%। वो तो यहीं से अपने आप निकलेगा, क्योंकि या तो डिफेक्टिव मिलेगा या डिफेक्टिव नहीं मिलेगा, तो 2 ही पॉसिबिलिटी मिल रही है यहाँ पे। तो सक्सेस आना क्या है हमारा, नॉन डिफेक्टिव आना, फेलियर हमारा डिफेक्टिव आना हो गया। तो ये कितना होगा आपका, 0.1 हो गया। इनको ऐड करूँगा तो 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 8 नॉन डिफेक्टिव आइटम, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8, मुझे ये निकालना है। तो उसको निकालते हैं, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, n पता है, आप सारी वैल्यूज आपको पता है, बस फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। कितना होगा, 10c8, p इतना है 0.9, 0.9 की पावर 8 और q इज़ 0.1 की पावर 2। इसको सोल्व करो, यू विल गेट द आंसर। तो उसको सोल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.1935। ठीक है,
एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, कोई मल्टीपल चॉइस टेस्ट है आपका, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस, हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ठीक है। एंड द ओनली वन इज़ करेक्ट, 4 ऑप्शन है आपको 1 2 3 4 या ABCD, इसमें से कोई एक ही आपका आंसर सही होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट गेसेस ऑन ऑल 5 क्वेश्चंस एंड गेट्स एग्जैक्टली 2 करेक्ट आंसर। तो ये भी देखो बाइनोमियल का लग रहा है कि मतलब कि वो 5 क्वेश्चन को अपीयर गेस करेगा, उसमें से 2 आपको सही मिल जाए। तो एक मोटा मोटा आपको ओवरड्राफ्ट मिल गया कि भाई ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, एन ट्रायल में आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। अब देखना है कि बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो बाकी की पहले मोटा मोटा एक बार आपको पता चल जाए ना कि भाई एन में 5 में से 2 मुझे सक्सेस मिल जाए, तो वो निकालना मुझे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल डिनोट नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस मतलब क्या है यहाँ पे कि सही गैस करना, करेक्ट आंसर, मतलब यहाँ पर है आपका सक्सेस इज करेक्ट आंसर आना आपका नंबर ऑफ सक्सेस है, ठीक है। कितने ट्रायल है, 5 क्वेश्चन एंड गेट एग्जैक्टली 2, मतलब कि आप 5 ट्रायल हो गए आपके पास, तो एन कितना हो गया, एन आपका 5 हो गया। तो एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस कितनी मिल, 5 ट्रायल में कितनी सक्सेस मिल सकती है, तो 0 मिलेगी, 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी या 5 मिलेगी। इससे ज़्यादा सक्सेस मिल नहीं सकती, 0 से कम सक्सेस नहीं मिल सकती, ठीक है। अब देखो हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अगर आपका सही है, इसमें से मान लो कि एक ही आंसर सही होगा, तो सही आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.25। मान लो कि मेरे लिए सारे ऑप्शन एक बराबर है, तो सही आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस की मिलेगी 0.25, ठीक है, मतलब 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस मतलब कि मुझे सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी मुझे 0.25 है, क्योंकि मेरे पास 4 ऑप्शन है। अगर 2 ऑप्शन होते तो सक्सेस आने की, सही आंसर लगाने की क्या प्रोबेबिलिटी होती, 0.5, गलत की 0.5। यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा एक को, ठीक है, तो 0.25 हो गई। और गलत मतलब कि करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है, और करेक्ट आंसर ना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 - 1/4 हो जाएगी, मतलब 3/4 हो जाएगी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3/4। तो ये कितना होगा, 0.75। ये आपका इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। अब देखो हर एक क्वेश्चन में, मतलब कि आप कितने 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहा है, तो 5 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हो गए, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में वो सही आंसर दे रहा है या गलत आंसर दे रहा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्रायल आपके इंडिपेंडेंट है। हर एक ट्रायल के अंदर आपके पास 2 ही ऑप्शंस, 2 ही आउटकम्स आ रहे हैं, या तो वो करेक्ट आंसर देगा, वो करेक्ट आंसर नहीं देगा। हर एक ट्रायल में, हर एक क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 है, वो भी कॉन्स्टेंट है कि हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो आपकी सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो बाइनोमियल की जितनी भी चारों कंडीशन सब सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। अब मुझे क्या पूछा है, अब मुझे पूछा है एग्जैक्टली 2 सक्सेस मिल जाए मुझे, तो एग्जैक्टली 2 सक्सेस के लिए मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 चाहिए। तो मतलब कि इसमें फॉर्मूला लगा दो, NCR, n कितना है आपका 5C2, p की पावर मीन्स 1/4 की पावर 2 एंड 3/4 की पावर n - 3, डेट विल बी योर आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, देखो तो आंसर आ रहा है आपका 0.2636, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको बाइनोमियल का अब सारा डीपली नॉलेज हो गई है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ लगेगा, उसकी क्या कंडीशन होगी, कैसे लगाना है, ये आपको सारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके मीन और वेरियस पर डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, उसमें कैसे लगाना है। तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।